बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एनसीए लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करेंगे राइबोसोम्स की, और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि राइबोसोम्स है क्या, इनके कितने टाइप्स है, इनकी फॉर्मेशन किस तरह होती है और सेल में ये किस तरह मेजर रोल प्ले करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को अगर हम देख लें स्टूडेंट्स, नाम ज़ाहिर कर रहा है कि राइबोस एक शुगर का नाम है और सोमा मीन बॉडीज़। तो जब हम देख लेते हैं राइबोसोम्स को, ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि राइबोसोम्स में 50% आरएनए होता है और 50% प्रोटीन्स होता है। तो दोनों मिलकर हमारे लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको राइबोसोम्स का नाम दिया जाता है। तो राइबोसोम्स का नाम असल में उसके केमिकल कंपोजिशन, आरएनए राइबोस शुगर की प्रेजेंस की वजह से ये दिया गया है। तो राइबोसोम्स हमारे पास क्या है? राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनियस सेल बॉडीज़ है या सेल ऑर्गेनेलीज हैं। अच्छा, इसको बॉडीज़ का नाम इसलिए दिया गया है, कुछ लोग इसको ऑर्गेनेलीज इसलिए तस्वर नहीं करते असल, और कुछ करते हैं जो इनको सेल ऑर्गेनेलीज नहीं मानते, वो इस लिहाज से क्योंकि इसके ऊपर एक अपना मेम्ब्रेन नहीं है, ये नॉन मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो आप कह सकते हो कि नॉन मेम्ब्रेनियस सेल बॉडीज़ या नॉन मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेलीज हैं, और इनका जो मेन कार्य है, दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जहाँ भी राइबोसोम्स होगा वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और ये वाहिद सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। वजह क्या है? क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट्स के सेल का जो मेजर कंपोनेंट है वो प्रोटीन ही होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी और बाकी सेल स्ट्रक्चर्स का भी। तो उसके लिए प्रोटीन बनाना एक लाजमी फंक्शन है और यही राइबोसोम्स परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए कोई भी सेल हो, खा प्रोकैरियोटिक हो, बैक्टीरिया का हो या यूकैरियोटिक हो, उसमें राइबोसोम्स का होना लाजमी है। तो ये इसलिए वाहिद सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में पाए जाते हैं। दोनों के साइज़ में फ़र्क अलबत्ता है। हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं उनका साइज़ वो हमारे पास 70 स्वेटबर्ग है, जबकि यूकैरियोटिक का लार्जर है और वो है 80 स्वेटबर्ग। ये स्वेटबर्ग है, ये अभी हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे। बात करते हैं, इसको डिस्कवर किया था फिलेडे ने इन 1953 और सम बुक्स में 55 लिखा है। फिर जब साइज़ की बात करते हैं तो एक तो दो तरह का इसका साइज़ होता है, एक इसका स्वेटबर्ग यूनिट होता है और दूसरा अगर हम नैनोमीटर में बात करें तो 25 नैनोमीटर इसका साइज़ होता है। टाइप्स इसके फिर हमारे पास दो तरह के हैं। एक वो राइबोसोम्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं, किसी राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच नहीं होते, तो उनको हम फ्री राइबोसोम्स कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में जो भी राइबोसोम्स होंगे वो अटैच होंगे किसके साथ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपने डिटेल में मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि वो क्यों रफ अपीयरेंस देते हैं, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स उनको रफ बना लेते हैं। तो अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ यूकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये फ्री, हाँ कुछ यूकैरियोटिक सेल में भी ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं और करते हैं। फिर आते हैं कि कंपोजिशन की, तो जिस तरह स्टूडेंट्स बता दिया कि ज़्यादातर बिलीव ये है कि 50% ये आरएनए से और 50% प्रोटीन से बने। कुछ बुक्स इसको कम व बेश भी बता देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी आपके लेवल पे हम कहते हैं कि 50% आरएनए और 50% ये प्रोटीन से बना होता है, जिसकी वजह से इनको एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए की शक्ल में और प्रोटीन पाया जाता है, इस वजह से इसको राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल के तौर पे भी जाना जा सकता है और जाना जाता है। फिर बात कर लेते हैं कि ये बनता कहाँ पे है। राइबोसोम्स बनते हैं इनसाइड द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम न्यूक्लियस को देख लें और इसकी फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को देख लें तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक
राउंड शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके फिर इंशाल्लाह न्यूक्लियस लेक्चर में हम इस पर डिटेल बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोलस के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम किस तरह बनते हैं, तो इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हो स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियस के अंदर अपना एक क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है, वो मैसेंजर आरएनए आकर सेल के अंदर राइबोस के थ्रू प्रोटीन बना लेता है। राइबोस के लिए राइबोसोम्स ही के ज़रिए राइबोसोम्स के लिए प्रोटीन बन जाता है। यही प्रोटीन फिर दोबारा आकर न्यूक्लियोलस में आकर इसके साथ आरएनए को मिलाया जाता है। आरएनए और प्रोटीन जब बन जाता है तो वहाँ से बन जाती है एक राइबोसोम्स, और वो राइबोसोम्स फिर सेल के अंदर दोबारा मैच्योर यानी असेंबल्ड होके, आरएनए और प्रोटीन असेंबल होके न्यूक्लियोलस के अंदर वो आकर फिर दोबारा साइटोप्लाज्म में आ जाता है और हमारे लिए एक मैच्योर राइबोसोम्स बना लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स की असेंबलिंग होगी तो ये और अच्छा होगा बनिस्बत ये कि ये न्यूक्लियोलस के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। तो जनरली हम लिटरली हम कह सकते हैं कि राइबोसोम्स हमारे पास न्यूक्लियोलस में बनते हैं, लेकिन असल में न्यूक्लियोलस के अंदर इनकी असेंबलिंग होती है, और जो मैंने आपको अभी समझा दिया। तो राइबोसोम्स बनते हैं इस तरीके से हमारे पास, वो आकर फिर अपना सर्विस शुरू कर लेते हैं, काम शुरू कर लेते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसलेशन की शक्ल में। तो ये तो थी इसकी फॉर्मेशंस के किस तरीके से हमारे पास राइबोसोम्स बनते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर ये इसका यूनिट स्वेटबर्ग क्या होता है, किस तरीके से इसको डिराइव किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, स्वेटबर्ग असल में हमारे पास एक सेडिमेंटेशन, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन से डिराइव्ड एक यूनिट है, जिसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ द रेट ऑफ सेडिमेंटेशंस। यानी इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि हमारे पास राइबोसोम से अगर 80S वाले हैं और 60S वाले हैं, तो इनको जब सेंट्रीफ्यूज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इनकी की जाती है, तो फिर उसके बाद इसके सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जब इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन की जाए तो इनके सेटल डाउन का रेट देखा जाता है, उसका कोएफिशिएंट निकाल कर इनको ये 80S और 60S यूनिट्स दिए जाते हैं। जो ज़्यादा जल्दी से सेटल डाउन होगा उसका स्वेटबर्ग यूनिट ज़्यादा होगा, और जो बाद में सेटल डाउन कर लेता है सेडिमेंटेशन की शक्ल में तो उसका स्वेटबर्ग जो यूनिट होगा वो कम होगा। फिर बात करते हैं कि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक हैं स्टूडेंट्स, आप जानते हो इनका जो यूनिट होता है वो 70S होता है, जबकि यूकैरियोट में हमारे पास 80S के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये हमारे पास 80S और 60S या 70S बनते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक के फॉर्म में हमारे पास एक 30S जो कि स्मॉलर सब यूनिट होगा, वो 50S एक लार्जर सब यूनिट के साथ मिलके हमारे लिए बना लेता है 70S। अब कहोगे ये तो मैथ्स के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो स्टूडेंट्स मैं इसकी मिसाल इस मार्कर की मदद से ले सकता हूँ कि अगर आप इसको देख लें, ये अगर हम अलग अलग मैयर कर ले तो इसका लेंथ ज़्यादा होगा, लेकिन जब हम इसको ढक्कन बांध के देख लेते तो फिर थोड़ा सा ये आपस में एक दूसरे के अंदर एम्बेडेड कर लेते हैं, तो इस वजह से इनका साइज थोड़ा सा कम हो जाता है। बिल्कुल यही राइबोसोम्स हैं कि लार्जर सब यूनिट हैं और स्मॉलर सब यूनिट हैं, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे में थोड़े से मर्ज हो गए, थोड़ा सा इनका साइज़ कम पड़ जाता है। इस वजह से ये जो है ना हमारे पास ये 70S इस तरीके से बन जाए कि 30S प्लस 50S। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम यूकैरियोट की बात कर लें तो यूकैरियोट में हमारे पास एक 40S और एक 60S मिलकर 80S का स्वेटबर्ग यूनिट बना लेते हैं, और वही पुरानी बात कि एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी साइज़ थोड़ी सी कम हो जाती है। ये तो थी इसके स्वेटबर्ग यूनिट्स। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्मॉलर सब यूनिट होता है और लार्जर सब यूनिट है, ये असल में अलग अलग साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस पे आ जाए ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है तो उस दौरान
ये दोनों मैग्नीशियम आयन के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। अब दोनों अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि दोनों का इनिशियली फंक्शन अलग अलग होता है। जब एक मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से पैगाम लेकर जेनेटिक कोड की शक्ल में आती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको स्मॉलर सब यूनिट ही कैप्चर कर लेता है। क्यों स्मॉलर सब यूनिट? क्योंकि स्मॉलर सब यूनिट के साथ जो ट्रांसलेशन का जो इनिशिएटर प्रोसेस होता है, इनिशिएशन, उसके लिए रिक्वायर्ड एंजाइम्स और उसके साथ साथ इनिशिएटर टीआरएनए होता है। तो स्मॉलर सब यूनिट उस राइबोसोम्स जो आरएनए आ रही है, मैसेंजर आरएनए, उसको कैप्चर करवा लेती है। फिर उसके बाद लार्जर सब यूनिट जो होता है वो आकर स्मॉलर सब यूनिट के साथ मैग्नीशियम आयन के थ्रू मिल जाता है। अब लार्जर सब यूनिट बेसिकली ट्रांसलेशन का रोल प्ले कर लेता है, वो जो इलोंगेशन और टर्मिनेशन होता है। ये इंशाल्लाह आप प्रोटीन सिंथेसिस में हम डिटेल से पढ़ेंगे। लार्जर सब यूनिट के पास 3 फंक्शनल पॉइंट होते हैं, इस वजह से वो इस काबिल होता है कि वो ट्रांसलेशन को पूरी तरीके से उसके इलोंगेशन और टर्मिनेशन को करवा सकें। वो किस तरह? इसके पास 3 फंक्शनल साइट्स हैं। एक है पी साइट पेप्टिडाइल साइट, एक है ए साइट अमाइनो एसाइल साइट और एक ई साइट। ये साइट्स जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस में हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लार्ज और स्मॉलर सब यूनिट कंबाइन होके उस मैसेंजर आरएनए जिसके पास कोड्स होते हैं उनको डिकोड करवाकर आप कह सकते हो कि मैसेंजर आरएनए के पास कोड हैं और टीआरएनए के पास एंटी कोड हैं, और यही कोड और एंटी कोड्स असल में किस लिए होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि इसी एंटी कोड के मुताबिक हर ट्रांसफर आरएनए के साथ एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है। तो यहाँ पे राइबोसोम्स के जो पेप्टिडाइल साइट और अमाइनो एसाइल साइट हैं, इस पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनता रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती रहती है। अब प्रोटीन सिंथेसिस होकर यहाँ पे वो जो प्रोटीन होगा वो फिर यहीं पे इसकी इलोंगेशन और टर्मिनेशन होगी, और यही अमाइनो एसिड्स आपस में असेंबल होके वो फिर एक पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसको इन अदर वर्ड्स प्रोटीन भी कहा जाता है, वो बन जाता है। फिर वही प्रोटीन की फैट है वो या सेल के अंदर इस्तेमाल होंगे और या जो है ना वो गोल्जी बॉडीज़ के थ्रू सिक्रीट होता चला जाएगा। वो तो प्रोटीन के टाइप और नेचर और उसके आया वो स्ट्रक्चर है या फंक्शन है, वो तो फिर बाद में आपने सुना होगा और मैंने आप लोगों को रेफरेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया था आज गोल्जी बॉडीज़ में कि फिर उसके प्रोटीन के साथ क्या होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के थ्रू हो जाता है। तो ये था इस वजह से कि प्रोटीन सिंथेसिस एक लाजमी पार्ट है किसी भी सेल का, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल हो यूकैरियोटिक सेल हो उसमें राइबोसोम्स का प्रेजेंस होना लाजमी है। एक और टर्म इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा एडवांस है, उसको कहते हैं पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स का दूसरा नाम पॉलीराइबोसोम्स भी है, जैसा कि नाम जाहिर कर रहा है कि पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें मेनली इन द प्रोकैरियोटिक सेल a single mRNA is combined with the many ribosomal unit is known as a polysomes। मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अगर हम देख ले पॉलीसोम्स में हमारे पास ये मसाइल के तौर पे एक मैसेंजर आरएनए है, तो इस मैसेंजर आरएनए के साथ यहाँ पे एक राइबोसोम्स, एक राइबोसोम इधर पे अटैच और एक राइबोसोम इधर अटैच होकर इस मैसेंजर आरएनए को रीड कर लेता है। तो अगर एक राइबोसोम रीड करके एक प्रोटीन बनाते हैं तो एक से ज़्यादा जब राइबोसोम किसी मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं तो वही एक प्रोटीन बार बार बनती है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं पॉलीसोम्स के जब एक मैसेंजर आरएनए के साथ एक से ज़्यादा राइबोसोम्स अटैच होकर उसी मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन करवाएं और वो प्रोटीन एक से ज़्यादा दफ़ा बन जाए, तो इस फिनोमेना को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। और ये ज़्यादातर ये पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम फिनोमेना हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जिस्ट कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने सीख लिया होगा
कि राइबोसोम्स है क्या, इसके सब यूनिट्स क्या हैं, स्वेटबर्ग्स क्या हैं, और इसके स्मॉलर और लार्जर यूनिट्स का फंक्शन क्या है, और पोलीसोम्स। उम्मीद है आपको आज लेक्चर समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।